नरः शूनं कृषतु लाङ्गलम् शूनं वरत्रा बध्यन्ताम् शूनम् अष्टावुदिङ्गया। सुखद हो अश्व और वाहन, सुख दे हमें मनुष्य। हल सुख के साथ खेत जोते, जुए सुख पूर्वक बांधे जाएं। मीठी हो चाबुक की मार भी। शूनं न फला विकृपन्तु भूमि शूनं कीनाशाभियन्तु वाहे शूनं पर्जन्य मधुना पयोभि शूनासिरा शूनमस्मासु दत्तम्। हल के फाल भूमि को सुख से जोते, किसान अपने बैलों के साथ सुख के साथ चलें। बादल अपनी मिठास और जल से हमें सुख दें, हमें सुख दें इंद्र और वायु। लगभग 2700 साल पहले गंगा यमुना की घाटी में उगे घने वनों को लोहे की कुल्हाड़ियों से काटते आर्य पूरब की ओर बिहार तक फैल चुके थे। ये था लौह युग का उत्कर्ष काल। अब इतिहास का सवेरा हो रहा था। पूरब में 16 गणराज्यों या महाजनपदों का विकास। इनमें सबसे शक्तिशाली मगध, कोसल, वत्स और विदेह। इन गणराज्यों की आवश्यकता थी अधिक से अधिक राजस्व की, अपनी सेना के लिए, प्रशासन के लिए, और व्यापारियों को भी चाहिए था कृषि का अधिक से अधिक उत्पादन। यानी आवश्यक था कृषि का और अधिक विकास और अधिक से अधिक धरती पर खेती का विस्तार। लेकिन इसके लिए आवश्यक थे बड़ी संख्या में हल और बैल, गायें, बछड़े। पशुओं के कंधों पर ही टिकी थी ये कृषि व्यवस्था। कहां से आए इतने पशु? रूढ़ियों और कर्मकांडों में जकड़े समाज में प्रचलित थी पशु बलि की प्रथा। नई कृषि व्यवस्था और उभरते हुए नए समाज के लिए आवश्यक थी इस हत्या पर रोक। ऐसे ही काल में कोसल राज्य के साल और पलाश के वनों से घिरे एक छोटे से गांव लुम्बिनी में धान की खेती करने वाला और हल चलाने वाला एक शाक्य परिवार था। कथा है, इसी राज परिवार की रानी मायावती ने स्वप्न में देखा एक नए युग पुरुष के अवतरण का दृश्य। बुद्ध का जन्म। अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा ही है सबसे बड़ा धर्म। इसी के आसपास ईसा से 540 वर्ष पूर्व उत्तरी बिहार में वैशाली के पास एक गांव में जन्मे थे महावीर। अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। मनुष्यों की तरह ही मूल्यवान है पशुओं और पौधों का जीवन। उधर जातिवाद की रूढ़ियों में जकड़ रहा था समाज। नगरों के श्रेष्ठी वर्ग के रहन सहन के सामने अन्नदाता किसान भिखारी दिखाई देता था। बुद्ध और महावीर की आवाज जातिवाद के विरुद्ध थी, कर्मकांड के विरुद्ध थी। नई कृषि व्यवस्था और नए व्यापारिक उत्थान के ये दोनों अग्रगामी स्वर दोहराते थे एक ही मूल मंत्र, अहिंसा, अहिंसा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश
सारनाथ में दिया था। उन्होंने किसानों और आम लोगों की बोली पाली में अपना संदेश दिया। गृहस्थ और किसानों के कर्तव्य निर्धारित किए। बौद्धों के धर्म ग्रंथ सुत्त निपात में लिखा है, माता पिता और सगे संबंधियों की तरह गाय बैल हमारे बंधु हैं। खेती की उपज इन्हीं पर निर्भर है। यह हमें देते हैं अन्न, शरीर सौष्ठव और सुख। बुद्ध ने निर्देश दिया, बलि या हत्या के लिए कोई भी गृहस्थ पशुओं का व्यवसाय न करे। सभी जीवों पर दया ही बौद्ध धर्म का सार है। सुत्त निपात कहता है, पशुओं की रक्षा अनिवार्य है। पशु भी पौधों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। बुद्ध का युग गंगा के मैदानों में कृषि के विकास का एक नया युग था। बौद्ध ग्रंथों में धान की रोपाई का वर्णन है। रोपाई यानी धान की खेती की नई तकनीक। इस तकनीक ने धान की पैदावार दुगनी कर दी। एक सुत्त ग्रंथ में 3 तरह और खेत सुत्त में 8 प्रकार के खेतों का वर्णन है। कृषि और पशुपालन ग्रामीण जीवन के अंग थे। बुद्ध की वाणी में शामिल थी पशुधन पर निर्भर और धान की खेती से संपन्न पूरब के किसानों की आवाज। ये किसान धान के अलावा तिल, अलसी, राई, उड़द, मूंग, कुदरबा, मसूर, कुल्था, गन्ना और कपास की खेती भी करते थे। बुद्ध के प्रभाव से पशु बलि की प्रथा पर रोक लगी। पशुपालन विकसित हुआ। खेती के लिए चाहिए ज्यादा लोग, इसलिए यह काल छोटी छोटी बस्तियों और नए नए गांवों के जन्म और विकास का भी काल था। संयुक्त परिवारों के फलने फूलने का काल भी। ग्रामीण समाज में दस्तकारी, धातुकर्म और कृषि पर आधारित व्यवसाय विकसित हुए। इन्हीं पेशों के आधार पर बने नए सामाजिक वर्ग। एक गांव में 30 से लेकर 1000 परिवार तक बसने लगे और यहीं से प्रारंभ हुई दूसरी नगर सभ्यता। संपूर्ण भारत में शक्तिशाली राज्यों साम्राज्यों का उदय। दक्षिण में पंड्या, चेद और चोल राजवंश। उत्तर पूर्वी भारत में मगध, कोसल, वत्स और विदेह। पूर्वी भारत के बिहार प्रदेश का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध। राजधानी पाटलिपुत्र। यहां सबसे पहले वंश चला बिंबसार का, अपने ही पुत्र अजातशत्रु के हाथों बंदी बनाया गया राजा। फिर आया नंदवंश, शासक और अभिजात वर्गों की निरंकुशता और षड्यंत्र का वंश। पंजाब और सिंध क्षेत्र पर यूनान के सिकंदर का आक्रमण। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य। गंगा घाटी में मौर्य साम्राज्य का आधिपत्य। लेकिन राज्यों, साम्राज्यों और सिंहासनों के उत्थान पतन से उदासीन, हल और बैल के पीछे पीछे चलने वाला किसान हल की फाल से लिख रहा था उर्वरा धरती के पन्नों पर एक समानांतर कथा, कृषि कथा। जातक कथाओं के अनुसार जिस भूमि को वो जोतता था उस पर उसी का अधिकार था। सामंत तब नहीं थे। राजा को कर के रूप में मात्र उपज का एक निर्धारित अंश देना पड़ता था। राजा को सिर्फ वन, लावारिस और बंजर भूमि को ही अधिग्रहित करने का अधिकार था। गांव के मुखिया ग्राम भोजक या राजा के अधिकारी महामात्य फसलों का सर्वेक्षण करते और किसान से वार्षिक कर वसूलते। अर्थात कृषि अब राजकीय व्यवसाय बन गया था।
ईसा से 500 वर्ष पहले अब तक चली आती विनिमय की पुरानी परंपरा बदली। पहली बार सिक्के चले, धातु की पतली चद्दरों के कई आकारों के टुकड़े। व्यापार के विकास और विनिमय की एक रूपता के लिए सिक्कों का प्रचलन आवश्यक भी था। अब आवश्यकता थी कृषि और व्यापार को एक केंद्रीय सत्ता, एक राजकीय विधान के अधीन लाने की। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री विष्णुगुप्त या चाणक्य अथवा कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र इसी राजविधान का पहला दस्तावेज है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा, प्रशासन, मंत्री परिषद के कर्तव्यों के अलावा कृषि और व्यापार के बारे में भी नीति नियमों का निर्धारण किया है। पढ़ो प्रियंवद, पढ़कर सुनाओ। जो आज्ञा आचार्य। कृषि के विस्तार के लिए आवश्यक है असंख्य कृषक परिवार। इसलिए युद्धों में बंदी बनाए गए लोगों को भी कृषि कार्य में लगाया जाए। सीता भूमि किसान को मात्र उसके जीवन काल तक के लिए दी जाए। सीता भूमि पर कृषक का आनुवंशिक अधिकार नहीं है। बिना राज्य की अनुमति के सीता भूमि दूसरे को सौंपी नहीं जा सकती। इस भूमि को परती या खाली रखने की अनुमति कृषक को नहीं है। अरे, इन राजकीय लोगों ने मेरा खेत छीन लिया है। अब मैं क्या करूं? मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? इस खेत की उपज का अंश राजकर के रूप में तुमने दिया था? नहीं मान्यवर, जोता बोया ही नहीं तो राजकर कहां से देता? ओ, ये तो राज के विधान का उल्लंघन है। देखो, एक तो ये सीता भूमि तुम्हारी नहीं है, राज्य की। तुम्हें स्वतंत्रता है कि तुम जो चाहे वो फसल इसमें पैदा करो, लेकिन राज्य के विधान के अनुसार भूमि को खाली रखने की अनुमति तुम्हें नहीं है। प्रति सीता भूमि को अधिग्रहित करने का अधिकार राज्य को है। किंतु महामाते, इस वर्ष वर्षा की कमी और पारिवारिक विपत्तियों के कारण। देखो, नियम नियम है, विधान विधान है। खेत परती रखने और राजकर ना चुकाने की छूट किसी को नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए इस बार राजकर स्थगित करवा दूंगा। क्यों महामाते? क्योंकि ये इसकी पहली भूमि। जैसे आपकी इच्छा। किसानों को पता होना चाहिए कि युद्धों में फंसे राज्यों को अधिक राजस्व की आवश्यकता है और अगले वर्ष तो राजकर बढ़कर उपज का 6वां नहीं 4वां अंश हो जाएगा। बहुत बड़ा बोझ है कृषकों के कंधों पर। आचार्य, कृषकों पर क्या इतना भार उचित है? नहीं मीमांसक, अर्थशास्त्र का यह अंश पढ़ो, तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। राजा को लूटपाट करके नहीं, बल्कि अन्य वैधानिक साधनों से राजकीय आय में वृद्धि करनी चाहिए। राज्य की मुख्य आय सीता भूमियों से है, जिनकी उपज का 1/4 या इससे भी अधिक हिस्सा राज्य के पर्णगृह में पहुंचता है। अनाज को कूटकर साफ करना, तिल को पीसकर तेल निकालना, कपास को धुनकर एवं काटकर सूत बनाना, लकड़ी का काम, ये समस्त कार्य राज्य भंडारों के अधीक्षक को श्रमिकों से करवाना चाहिए। अर्थशास्त्र का यह अंश मैं स्वयं पढ़ता हूँ। राजा का दायित्व है कि वह समस्त कृषकों की आवश्यकता के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, बांध बनवाए, नहरें निकलवाए, सड़कें निर्मित करे और जल मार्ग निर्धारित करे। किसानों से उगाए गए अन्न को राज कर्मचारियों द्वारा अपनी ही बैलगाड़ियों से ढुलवाए और इसका खर्च स्वयं वहन करे। राजा सबसे बड़ा भूस्वामी है, अतः वह समस्त कृषकों के पिता समान है। वह किसानों के प्रति पिता जैसी ही उदारता का परिचय दे। अब देखो प्रियंवद और मीमांसक, अर्थशास्त्र का वह उपहार जो मैंने कृषकों को ही दिया। हमारा कृषक अवध्य होगा, युद्धों में वह सुरक्षित रहेगा। युद्ध होंगे
पर जो शत्रु कृषक को मारेगा उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। राजा कृषक को बंधुआश्रम के लिए विवश नहीं करेगा। राज्य की सेवा में मारे गए या विकलांग हुए लोगों के असहाय आश्रितों को नियमित अनुदान दिया जाएगा। गृहीतदासों को भी गंदा और अपमानजनक कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। दास की निजी संपत्ति उससे छीनी नहीं जा सकेगी। जो कृषक बंजर और परती भूमि को खेती के लायक बनाना चाहता है, राजा उससे वह भूमि नहीं छीनेगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सिर्फ राजा और राज्य की आंतरिक रणनीतियों का ही नहीं, मौर्यकालीन कृषक जीवन का भी दस्तावेज है। इसमें साली और व्रीहि जैसे धान, कोदरवा, तिल, मृदंगु, वराका, मुदगा, माश, सेबिया, मसूर, जौ, गेहूं, अलसी, सरसों और कपास जैसी फसलों की खेती का भी वर्णन है। कौटिल्य ने धान की खेती को सर्वोत्तम, सब्जियों की खेती को मध्यम और गन्ने की खेती को अधम यानी सबसे कठिन माना है। संभवतः अर्थशास्त्र के इन्हीं अनुदेशों के कारण चंद्रगुप्त ने कई नहरें बनवाई। कपिलवस्तु और कोलिया नगर के बीच एक नहर रोहिणी नदी को काट कर निकाली गई। चंद्रगुप्त के आदेश पर ही गुजरात राज्य के प्रशासक पुष्यगुप्त ने सुदर्शन नामक विशाल झील तथा बांध का निर्माण करवाया था। बाद में सम्राट अशोक ने सिंचाई के लिए इसमें जलद्वार बनवाए। सन 150 ईस्वी में जब यह बांध क्षतिग्रस्त हुआ तो राजा रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। इसी का प्रमाण है जूनागढ़ का यह शिलालेख, मौर्यकालीन सिंचाई परियोजना का अमिट प्रमाण। मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक इस झील से सिंचाई के लिए पानी प्राप्त करने की दरें राज्य तय करता था। नहरों और बांधों से सिंचाई के अलावा अन्य तरीके भी अपनाए गए। 6वीं सदी ईसा पूर्व से ही पकी हुई ईंटों के वृत्ताकार कुएं बनने लगे थे। सारनाथ, कौशांबी, रोपड़ आदि में बने कुएं इसके प्रमाण हैं। कुओं से पानी उठाने के लिए 3 तरह के रहट उत्तर और पश्चिमी भारत में प्रचलित हुए। ढेकुली, चमड़े का ढोल या चरस और पटला पानी। बैक्ट्रिया के यूनानी शासक सेलुकस ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में रहकर मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी, इंडिका। ताड़ और गन्ने से गुड़ बनते देखकर मेगास्थनीज को आश्चर्य हुआ कि भारतीय किसान बिना मधुमक्खियों के भी शहद बना लेते हैं। कपास की फसल को देखकर वो फिर चौंका कि ये किसान तो ऊन खेतों में उगाते हैं, भेड़ की पीठ पर नहीं। और सबसे ज्यादा उसे आश्चर्य हुआ हाथी जैसे विशालकाय जंगली प्राणी को पालतू बनते देखकर। मगध पहला राज्य था जिसने युद्धों में हाथियों का बड़ी संख्या में प्रयोग किया। यूनानी स्रोतों के अनुसार नंद राजवंश की सेना में 6000 और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 9000 हाथी थे। इस युग में पशुपालन का अभूतपूर्व विकास हुआ। भेड़, बकरी, गाय बैल, भैंस, घोड़े खच्चर, गधे और ऊंट वगैरह लगभग सभी पशुओं का प्रयोग इस काल में होने लगा था। हर गांव के बाहर चारागाह छोड़े जाते थे और गोपालक पशुओं की देखभाल करता था। अर्थशास्त्र में पशुओं के चारे और आहार का वर्णन है। उसमें निर्देश है कि गायों को वर्षा, हेमंत और शिशिर में सुबह और शाम 2 बार तथा गर्मी और बसंत ऋतु में सिर्फ 1 बार ही दोहना चाहिए। पशुओं को चुराने, चोट पहुंचाने, मारने पर दंड दिया जाता था। पशुओं के रोग का इलाज करने वाले पशु चिकित्सक राज्य की ओर से निःशुल्क सेवा करते थे।
मौर्य काल वो काल था जब एक ओर बौद्ध संघों, भिक्षुकों और परिव्राजकों की वाणी गूंज रही थी, दूसरी ओर यज्ञ और हवन चल रहे थे। समाज जातियों और वर्णों में विभाजित हो रहा था और उधर युद्ध हो रहे थे। साम्राज्य की सीमाएं बंद और मिट रही थीं। केंद्रीय सत्ता या राज्य की शक्ति गांवों और नगरों को एक सूत्र, एक राज्य विधान के अंतर्गत जोड़ रही थी। नए नए राजकर लग रहे थे। किसान राज्य को अन्न ही नहीं, सोना, पशु, सैनिक और श्रमिक भी दे रहे थे। व्यापार का विकास हो रहा था। राजपथ और वाणिज्य पथ पर या बड़ी नदियों के जल मार्गों से व्यापारी यात्राएं कर रहे थे। रेशम, हाथीदांत, सोने के गहने, हथियार, बर्तन, सूती कपड़ों का व्यापार, सिक्के प्रचलन में थे। और इसी काल में भवन निर्माण कला, स्थापत्य, कारीगरी और शिल्प कला ने ऊंचाइयों के नए नए शिखरों को छुआ। लेकिन इस युग की कोई भी कथा तब तक पूरी नहीं होती जब तक मौर्यों के सिंहासन पर बिंदुसार के बाद बैठने वाले सम्राट अशोक का नाम ना लिया जाए। ईसा से 274 से 237 वर्ष पूर्व के काल में सम्राट अशोक के विशाल साम्राज्य के साक्षी हैं इस उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद उसके स्तंभ और उसके अमिट शिलालेख। कृषि, पशुपालन, वानिकी और बागवानी को अपनी राजनीति का अंग घोषित करने वाले इसी महान सम्राट से हमने प्राप्त किया है अपना वर्तमान राष्ट्रीय चिन्ह।